लेकिन हम अब आर्थिक तौर पर जो है पाकिस्तान की कमर तोड़ेंगे और खास तौर से पाकिस्तान की सेना जो है उसकी कमर तोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि तालिबान को दुखती रग का पता चल गया है और असल में पता चल गया है कि पाकिस्तान में मिलाइस क्या है। हम्म। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की फौज लगातार पूरी हुकूमत के ऊपर काबिज है। और हम्म। जितनी भी गवर्नमेंट्स वहां पे आई हैं सब पाकिस्तान की फौज द्वारा ही कायम करके आई हैं या उनका डायरेक्ट रूल रहा है। इसके कारण वहां पे कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री कोई एंटरप्रेनर नहीं बन पाया कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाता। तो पाकिस्तान के जितने हजारे हैं 50 से ज्यादा इनके जो इंस्टीट्यूशन इन्होंने चला रखे हैं जिसके माध्यम से ये पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के अफसरान पाकिस्तान के जो रिटायर्ड फौजी हैं सब उसका जो फायदा उठा रहे हैं बिना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई टैक्स दिए हुए। जी। तो तालिबान को पता चल गया है कि किस जगह पे पाकिस्तान की फौज को हिट करना है जो उसको हर्ट करेगा और किस प्रकार पाकिस्तान की फौज अपने घुटनों में आएगी। हम्म। ये बात जो आज के दिन में तालिबान कर रहा है या टीटीपी कर रहा है ये पाकिस्तान की अवाम को बहुत पहले कर देना चाहिए था। पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की फौज उल्लू बनाती चली आई कि हमें भारत से खतरा, भारत हमला कर देगा और हमको फंड चाहिए, हमको मदद चाहिए। हम्म। आप तो इससे अपना रुतबा बना के बैठे थे। एक डर दिखा रखा था उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को और दूसरी तरफ उन्होंने कश्मीर का एक कैरेट मतलब उनके तरफ वो एक गाजर लटका रखी थी कि हम जी कश्मीर को आजाद करा देंगे। और कश्मीर के मुद्दे को लेके ये 1947 से लेके आज तक लगातार अवाम का उल्लू बनाते चले आए। और वहां पे इन्होंने जितने जिहादी पैदा करे वो कश्मीर के नाम से पैदा करे कि भारतीय फौज जी वहां कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार कर रही है, ये हो रहा है, वहां पे लोगों को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, औरतों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये उनको ब्रेन वॉश करके वहां के टेररिस्ट को भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करा के हमारे ऊपर हमले करवा रहे थे। आज के दिन में ये जो सच है पाकिस्तान की अवाम को समझ आ गया है, टीटीपी को समझ आ गया है जी। और टीटीपी को पाकिस्तान की फौज की असलियत, इनका दोगलापन, इन्होंने अमेरिकनों के साथ भी धोखा किया और तालिबान के साथ भी धोखा किया। हम्म। इधर से इनको डॉलर मिलते थे, डॉलर लेके तालिबान के साथ धोखा करते थे और अमेरिकनों ने साथ डॉलर लेने के लिए तालिबान को बोलते थे हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो ये बात जो अभी आज के दिन में तालिबान है, अफगान तालिबान है, टीटीपी है, इनको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान एज अ नेशन किसी का सगा नहीं है। ये धोखेबाज कौम है, ये आपको कभी भी धोखा दे जाएगी। इसलिए इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है कि पाकिस्तान को घुटनों पे ले आओ हम्म। और उनको घुटने पे लाने का एक ही तरीका है, इन पे हमले करो, इनके हजारों को बंद कर दो, इनकी इन्वेस्टमेंट होना बंद कर दो। जितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा पब्लिक को बोलो आप अपना पैसा निकाल लो, तो खुद ब खुद पाकिस्तान की फौज घुटनों पे आ जाएगी। हम्म। और ये जो कार्रवाई है एक ये होगा, दूसरा बाहर का मुल्क कोई भी इनको एडिशनल लोन नहीं देने वाला, कोई भी मुल्क अपना पैसा गर्क नहीं करना चाहेगा। हम्म। आदमी कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां उसको रिटर्न मिलेगा। कोई ऐसा किसी का दिमाग खराब नहीं है कि मैं अपना पैसा गर्क करता जाऊं और एक के बाद दोबारा गर्क करता जाऊं। हम्म। तो कोई भी ये बिजनेस मॉडल नहीं होता दुनिया के अंदर, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी ऐसा नहीं लगाएगा पैसा जहां उनको पता कि पैसा वापस नहीं आना और ये मुल्क गर्क होने वाला है। तो डूबते हुए शिप के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और ये हाल अभी पाकिस्तान का फ्यूचर होने वाला है। पाकिस्तान पहले ही भुखमरी है, बेचारी कौम धक्के खा जी रही है, बिल्कुल, खाने यानी को कि नहीं है, डूबता हुआ बिजली जहाज है नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस डूबते जहाज बिल्कुल पे जो है कोई चढ़ना नहीं चाहता है। यहाँ पर मेजर जनरल शिवा जी आपसे भी समझना चाहेंगे, तो अब ये मान करके चले कि मिलिट्री की जो दुकानदारी थी, क्योंकि देखिए आपने ही शुरुआत में ये बात कही है कि सारे पैसे जो है वो मिलिट्री खा जाते हैं, तो उनकी अब ये दुकानदारी कहीं ना कहीं बंद होने जा रही है क्योंकि आवाम भी जग चुकी है। ना केवल अन्य देश, चाहे वो तालिबान हो, अमेरिका हो, भारत तो पहले से ही सजग है पाकिस्तान को लेकर के, क्योंकि हमने तो ऐसे कई बार धोखे जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खाए हैं जिसका जवाब भी हमने मुंह तोड़ दिया है। लेकिन ऐसे में अब आवाम भी जो है वो जग रही है और शायद आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा, तो अब मिलिट्री की दुकानदारी बंद हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई यह है कि जो 77 साल के करीब इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान की जो फौज ने कम से कम 50% टाइम रूल किया है।
और जस्ट टाइम उसने डायरेक्ट रूल नहीं किया तो उसने पीछे से किया है। और अब तो वो इलेक्शन अपने हिसाब से कराता है। जिस प्रकार से पिछला इलेक्शन उन्होंने इमरान खान को लेके आए, जब इमरान खान जो थे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से सिलेक्टेड थे, और इस बार वो PMLN को लेके आए, नवाज शरीफ की पार्टी। तो वो जिस गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं उसको लाते हैं, जिसको गिराना चाहते हैं उसको गिरा देते हैं। तो असली पावर जो है ना, वो सब कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर सच्चाई है पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है, और वहां पर जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं, जो गवर्नमेंट से नहीं फ्लो करती, मगर वो जनरल हेडक्वार्टर आर्मी का जो है रावलपिंडी में, वहां से फ्लो करती। अगर आप देखें किरण, इनका जो साइज है भारत से 1/8 है, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 1/7 है, और उनकी जो इकोनॉमी है हमारे से 187 1/87 है। मगर एक देश जो गरीब है उसकी फौज भारत के 78% है। एक गरीब देश के पास इतनी बड़ी आर्मी क्या कर रही है? क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज को अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि फौज ने पाकिस्तान के अवाम को मूर्ख बनाया है। वो बार बार ये बताती है अवाम को कि भारत से बहुत बड़ा खतरा है, अगर फौज बड़ी नहीं हुई तो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। तो इसके कारण वो अपने हथियार खरीदते हैं, अपने आप को पूरे के पूरे लग्जरी आइटम खरीदते हैं, और पूरा पाकिस्तान का जो 39% बिजनेस है वो फौजी फाउंडेशन और जो बाकी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स चलाती है, और वो जो है टैक्स के दायरे में नहीं आते। अब क्या हो रहा है कि इस देश की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। एक ऐसे नुमाइंदे जो कि आपका माहिर भी नहीं है इकोनॉमी चलाने के लिए, इंडस्ट्री चलाने में, वो अपने आप चला रहे हैं और वो टैक्स भी नहीं देते। इसीलिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती जिस प्रकार से अभी चल रही है। और मुझे लगता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की दुखती नब्ज है उस पर हाथ लगाया, एक बताया आवाम को कि ये पाकिस्तान की जो आर्मी है ये आपका मूर्ख बना रही है, क्योंकि आज तक इनको ये बताने की कोशिश की इनको खतरा किधर से है। इनको खतरा जो है एक भारत से ही है। क्या भारत ने कभी पाकिस्तान पे हमला किया है? तो सच्चाई यह है कि भारत ने कभी नहीं किया, पाकिस्तान ने ही हमला किया है। कश्मीर के अंदर जिहादी भेजते हैं, वो कहते हैं ना कि आज तक पाकिस्तान की आर्मी ने इलेक्शन कोई हारा नहीं, जंग कोई जीता नहीं। ये सच्चाई है। पाकिस्तान की जो फौज है आज वो एक्सपोज होगी अवाम के सामने कि ये आपका खून चूस रही है, ये इकोनॉमी की तरफ काम कर रहे हैं जो ये माहिर नहीं है, और ये इकोनॉमी नहीं चला पाएंगे, और ये ना टैक्स के दायरे में आते हैं। और आज जो पाकिस्तान की ये बुरी हालत हुई है इकोनॉमी की, उसकी असली वजह पाकिस्तान की फौज है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो सारी की सारी जो इकोनॉमी का ठप्पा भट्ठा गोल कर दिया इन्होंने। और सच्चाई ये है आज की तारीख में कोई भी देश इनको लोन देने को नहीं। IMF, वर्ल्ड बैंक और आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने 4 हिदायतें दी हैं कि अगर आपको फर्दर लोन चाहिए तो आपको 4 काम करने हैं। एक तो आपका जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसको बड़ा करें, टैक्स के दायरे में लाएं, जो सब्सिडीज है उनको कम करें, बिजली पानी वगैरह की। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था कि ये जो फौजी फाउंडेशन और दूसरी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है इसको टैक्स के दायरे में लाए। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है कि इसको वो दायरे में लाएं, तो आज तक वो टैक्स अभी भी नहीं दे रहे। तो आने वाले टाइम में इनको लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ने अपना पैसा तो डुबोना नहीं। उनको लगता है कि जितना पैसा पाकिस्तान को दोगे वो कभी लोन तो वापस दे नहीं पाएगा, क्योंकि इनका जो इकोनॉमिक एक प्रकार से मॉडल है वो इतना फॉल्टी है कि उसमें कभी हो ही नहीं सकता कि आप इकोनॉमी को सुधार दें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। और ये आवाम को समझाने की कोशिश तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है कि भाई जब तक आप अपना इकोनॉमी पाकिस्तान की फौज के हवाले करके रखोगे तो आपका इसी तरीके से हालात रहेंगे। और ये सच्चाई है। अगर आप देखें किसी भी वर्ल्ड ओवर में ऐसी कोई देश के अंदर ऐसी फौज नहीं है जो इकोनॉमी चलाती हो। जो असली काम है लड़ाई लड़ने का वो हारते हैं, उसके बाद आतंकवाद पैदा करते हैं। जैसे पहले भी बात हुई, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी, उसने कहा था कि अगर अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे
और आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेगा एक दिन आपको भी डसेगा, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में इनको डस रहा है। पाकिस्तान ने ही, आर्मी ने ही इसको क्रिएट किया, आज पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और सच्चाई यह है, पाकिस्तान की जो आज की हालात है उसकी असली वजह है पाकिस्तान की फौज, जिसने पाकिस्तान की आवाम का खून चूसा है, पाकिस्तान की आवाम को झूठ बोला है, पाकिस्तान की आवाम का मूर्ख बनाया है कि वो एक प्रकार से एक इमेजिनरी थ्रेट दिखाते हैं भारत की तरफ कि अगर हम तगड़े नहीं हुए तो भारत हमको खा जाएगा। वो कभी है नहीं। जिस प्रकार से पाकिस्तान है, अब मुझे लगता है समय आ गया, पाकिस्तान का अवाम जागरूक होना चाहिए और पाकिस्तान की आर्मी को जो जहां इनकी असली प्लेस है वहां इनको रखना चाहिए। किरण। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल शिवाजी, आपने जो बातें कही हैं, लेकिन मेजर जनरल दत्ता जी आपके पास आते हुए हम समझने की कोशिश, क्योंकि लगातार हमने देखा है जो मेजर जनरल शिवाजी कह रहे हैं, पाकिस्तानी सेना किस तरह से जो है उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से डुबो दिया है, आवाम का माइंड वॉश किया। यहां पर सरकार जो है तमाम चीजों को चलाती है, लेकिन यहां पर पाकिस्तानी सेना जो है वो आर्थिक तौर पर एक तरह का सरकार का काम करते हुए दिखाई दे रही है। क्या अब जो टीटीपी की तरफ से, तालिबान की तरफ से इस तरह की एक चढ़ाई हो रही है, इस तरह से धमकी दी जा रही है, आवाम की आंख खुलेगी और अब लगेगा कि पाकिस्तान में कुछ बदल सकता है? शहबाज शरीफ जो लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक डरे डरे से नजर आ रहे हैं, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के हैं, यानी कि सामने में आप ना पाकिस्तानी सेना को कुछ कह सकते हैं और ना ही आप तालिबान और टीटीपी को लेकर के कुछ जो बयान है वो दे सकते हैं। अन्यथा देखिए, टीटीपी ने यहां पर कह भी दिया कि अगर आप पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले तो आपको निस्तेनाबूद कर देंगे। ऐसे में अब शहबाज शरीफ के सामने बचता क्या है रास्ता? देखिए, शहबाज शरीफ का जहां तक सवाल है, ये खुद एक पपेट बिठाया हुआ है अभी पाकिस्तान की फौज ने। जी आपको शायद मालूम होगा कि जब इलेक्शन हुई और इलेक्शन के रिजल्ट्स आने लगे तो नवाज शरीफ तो हार ही गया, बिल्कुल इतना सरेआम हारा कि उसको तो मदद करने का सवाल ही नहीं था। और साथ साथ में इनकी पूरी जो पार्टी है पीएमएल की, इनको इतने वोट भी नहीं मिले थे कि ये अपनी सरकार बना पाते। और ये यकीनन है कि इमरान खान की पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे और उसकी सरकार बन जाती। तो अभी जब एक पपेट बिठा दिया गया है, वो पपेट क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। जहां तक पाकिस्तान फौज का सवाल है, जो मैं भी कहता चला रहा हूं आपको और शहबाज साहब ने बोला है, ये पाकिस्तान की फौज सत्ता में काबिज रहने के लिए अवाम का उल्लू बनाती रही। 70 साल हो गए कि हिंदुस्तान हमला कर देगा, कश्मीर का लाभ लगाया इन्होंने और उसके बलबूते पे इन्होंने पाकिस्तान को लूटा। अगर आपने सुना होगा ना माफिया, माफिया क्या होता है साहब? एक जगह पे बाहुबली है, उसने 10-15 गुर्गे पाल रखे हैं और वो बिजनेसमैनों को डराता है और पैसा उगाई करता है। अब यहाँ सोच के चले कि पाकिस्तान की फौज ही एक माफिया है। इन्होंने कौन सा ऐसा क्राइम है जो नहीं किया? इन्होंने ड्रग स्मगलिंग, काउंटरफीट मनी, इन्होंने आर्म्स स्मगलिंग, आर्म्स सेल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सेल, इससे बड़ा कोई माफिया हो सकता है क्या दुनिया में? तो ये एक फौज नहीं है, ये माफिया है। और इस माफिया को अगर पाकिस्तान की अवाम नहीं समझ पाई अभी तक, तो मुझे दया आती है पाकिस्तान की अवाम के ऊपर कि उनकी आंखें इतने साल में नहीं खुली। अभी तक कभी भी अब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन जब उसने हमला किया ना, हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे वो 47 का और 47-48 का मामला J&K का, उसके बाद 1956 में इन्होंने सनीवाला में अटैक किया था। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, उस सनीवाला में एक स्टेट फोर्स की बटालियन थी, उन्होंने इनके दांत खट्टे कर दिए थे। और उसके बाद में J&K स्टेट फोर्सेस, इंडियन आर्मी में एन ब्लॉक उनको J&K राइफल के तौर पे ले लिया गया था 1956। उसके बाद में 1965 में पाकिस्तान ने दोबारा चेष्टा करी J&K के अंदर घुस के, अपने वो SIG वगैरह को भेजा और फिर भारत ने इनका लाहौर फ्रंट खोल दिया। तो हमारा जो भी रिटेलिएशन रहा है पाकिस्तान की कार्रवाई के ऊपर रहा है। हमने कभी फर्स्ट हैंड करके पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। जहां तक पीओके का सवाल है, पीओके भारत का है, आज नहीं तो कल हम उसको वापस लेंगे। और पीओके के अलावा हमें पाकिस्तान का 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए। और ये मैं पूरी पाकिस्तान की आवाम को भरोसा दिलाता हूं कि आप यकीन माने, मैं तो रिटायर हूं लेकिन फिर भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि भारत की फौज
पाकिस्तान के 1 इंच जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करेगी। बिल्कुल मेजर लेकिन हम जनरल वीके J&K दत्ता जी, पूरा देखिए ना, वापस लेंगे गृह हम। मंत्री अमित शाह ने भी वहां से यही तो बात की, जो गवाया है उसको जल्द पालेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। पार्लियामेंट के अंदर हमने बोला कि J&K हमारा है, हम उसको वापस लेंगे। तो ये पाकिस्तान की फौज को भी पता है। और ये मैं दुनिया में मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, इंटरनेशनल इंटरेक्शन होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत जहां भी जाता है एक मित्र की तरह जाता है। वो कभी भी किसी देश के ऊपर कब्जा करने या उनको गुलाम बनाने के लिए नहीं जाता, ना उसको पैसा दे के अपने डेट ट्रैप में बताता है, जिस प्रकार के और बड़े मुल्क यहाँ पे कर रहे हैं। यही हाल इन्होंने श्रीलंका में किया। पाकिस्तान को तो इन्होंने लपेट ही रखा सी पैक के अंदर। उसके साथ साथ में ये अभी बांग्लादेश की बारी आने वाली है, और साथ साथ में चाइना ने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में वही खेल खेला हुआ है जिसको डेथ ट्रैप बोलते हैं। डेथ ट्रैप मतलब आप लोन दे दीजिए, वो लोन वापस नहीं कर सकता, उसके बाद बोला जी इबन तोटा पोर्ट मेरा हो गया, 99 ईयर लीज ले लिया। तो भारत ने कभी ऐसा नहीं किया, चाहे कोविड का समय हो, चाहे श्रीलंका में आर्थिक समस्या हो, भारत एक मित्र के तौर पे गया, एक दोस्ती निभाई, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड एंड नॉट एज अ बिग ब्रदर। हम कभी भी बड़ा भाई छोटा भाई नहीं करते हैं, हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट कर देते हैं। और जैसे हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो हम बहुत सारे जो ग्लोबल साउथ के ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं आज के दिन में भारत के अंदर। उनकी जो स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग भारत आज के दिन में कर रहा है, बिना किसी चीज का मतलब फायदा उठाए हुए। तो ये हमारा इनिशिएटिव है एज अ नेशन, ये हमारी आज की लीडरशिप है, ये हमारी मेच्योरिटी है। बिल्कुल भारत चाहता ही क्या है कि आप आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बोले, आतंकवाद को पनपने ना दे, यही तो भारत चाहता है। वरना भारत को अपने पड़ोसी देश से कहा दिक्कत ही हो रही है। क्योंकि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि पड़ोसी कैसे भी हो अपने ही होते हैं और सामंजस्य बिठा करके रखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद को लेकर के हम हमेशा से अपनाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अपनी बात को कंप्लीट करेगा सर। एक इंटरजेक्ट मैं करूंगा। ये बात जो है, यही बात हमारे वाजपेयी साहब भी कहने गए थे इनको कि आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी की तरह रहें, हम तुम्हें खुले बाहों से आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप आतंकवाद और ये बातचीत इकट्ठी नहीं चल सकती। पाकिस्तान की फौज को डर लगा, ये तो इनका डिप्लोमेटिक हो गया, पॉलिटिकल इनका जो मेल जोल हो गया नवाज शरीफ के साथ, उन्होंने कारगिल का खेल खेल दिया। उसके बाद आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री साहब नवाज शरीफ के वहां एक फंक्शन में वहां लैंड कर गए, आपको याद होगा, तो उसी के बाद तुरंत इन्होंने वो पठानकोट का हमला करवा दिया। तो पाकिस्तान की फौज जो है लगातार ये देखती रहती है कि कहीं भारत और पाकिस्तान की दोस्ती ना हो जाए। अगर दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की फौज का वजूद खत्म हो गया। और यही बात अभी टीटीपी ने इनके सिर के ऊपर जूते मार के और पाकिस्तान की अवाम को बताया, भैया इनको नंगा करो, ये लोग हैं जिन्होंने तुमको लूट रखा है, इनकी वजह से आज पाकिस्तान का यह हाल हो गया है। और इनकी वजह से पूरी अवाम आज के दिन में भुखमरी झेल रही है, बिजली पानी नहीं मिल रहा, कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई नौकरियां नहीं मिल रही इनको, और जगह जगह पे इन्होंने अत्याचार किया हुआ है पाकिस्तान की फौज ने। बिल्कुल माफिया है, माफिया। मेजर जनरल शिवाजी आपके पास आएंगे। देखिए अब तक अगर पीओके, जिस तरह से मेजर जनरल दत्ता जी ने भी इस बात को रखा कि देखिए पीओके हमारे देश का हिस्सा है, हम इसको लेकर के रहेंगे। गृह मंत्री भी अक्सर कहते हैं, अक्सर हमारे इस देश से जो है ऐसी आवाजें उठती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के साथ तो हम लड़ ही रहे थे, उसको लेकर के आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करे थे। अगर अब तालिबान या टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में कब्जा होता है, वैसे अभी बहुत दूर की चीज है, लेकिन जो लगातार धमकी मिल रही है, ऐसे में भारत का पीओके पर कब्जा करने वाला सपना पूरा करने में क्या दिक्कत होगी? क्योंकि तालिबान के साथ अभी भी भारत की उतनी बनती नहीं है। देखो ये किरण समझना पड़ेगा कि जो पीओके और गिलगित पाकिस्तान वो भारत का हिस्सा है। क्योंकि क्योंकि ये हुआ क्या था, जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने थे 15 अगस्त 1947 में, तो जो जम्मू और कश्मीर का रियासत था वो ने डिसाइड नहीं किया था वो किसके साथ मिलेगा या इंडिपेंडेंट रहेगा। तो भारत ने उसको, क्योंकि हिंदू राजा थे महाराजा हरि सिंह, भारत चाहता था कि भारत के साथ मिलें, और हमारे जो होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल उसके ऊपर बहुत काम कर रहे थे और हो सकता था, मगर उस समय उन्होंने डिसाइड नहीं किया। उन्होंने एक स्टैंड स्टिल ट्रीटी साइन करी, जो भारत ने नहीं की वो पाकिस्तान ने की, कि भी जैसे थे वैसे रखेंगे।
मगर हुआ क्या, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने फौजी और कुछ एक जो रजाकार वगैरह हैं और जो अफगानी थे इनके पास, उनको इन्होंने जम्मू और कश्मीर में भेज के हमला कर दिया। और उस समय महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, तो साफ सुथरे शब्दों में बताया गया, जब आप हमारे साथ मिल जाएंगे तो आप हिस्सा होंगे, हम आपकी मदद। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, और उसके बाद पूरा पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा हो गया। और 27 अक्टूबर को भारत की पहली जो फर्स्ट सिख है वो एक प्रकार से श्रीनगर के एयरफील्ड पे गई, और धीरे धीरे हमने इनको खदेड़ दिया पीछे। ये भी विडंबना है किरण कि जब हम पूरा इलाका जीत सकते थे, मगर उस समय हमने एक पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया और जाके यूनाइटेड नेशन में चले गए। मगर फिर भी सच्चाई यह है कि पूरा पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का है और भारत में मिलना चाहिए। अब दो बातें आती हैं। 1987 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में कि पूरा पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान है, और जो जेएनके की असेंबली है वहां पर 26 सीटें उनके लिए हरदम रखी जाएगी। अब बात आती है कि पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलना चाहिए। मुझे लगता है अप्रोप्रिएट मूवमेंट पे मिलेगा, चाहे वहां तालिबान सक्रिय हो या पाकिस्तान की जो अभी हालात है। उसकी वजह दो हैं। उसकी वजह यह है कि आज वहां पर जो पीओजे के में और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पे आए हुए हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर लोग कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। उनको सेकंड क्लास सिटीजन मांगा जाता है। उनके पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। उनकी जो मेन नदी नीलम है उसका मुंह मोड़ के इन्हें पंजाब की तरफ कर दिया। तो वो कहते हैं भाई भारत के अंदर जो जम्मू और कश्मीर है वो तो हमारे से 70 साल आगे निकल गया, आपने हमें मूर्ख बनाया, आज हमको सेकंड क्लास सिटीजन का वो भारत में मिलना चाहते हैं। अब वहां पर लोग सड़कों पे आए हैं, चक्का जाम और शटर डाउन वाली एक स्ट्राइक की हुई है। ये अब आप कहते हैं हमें तो पता नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है, ये मीडिया को कंट्रोल करती है पाकिस्तान की फौज, ये असलियत नहीं निकलने दे रही। तो मुझे लगता नहीं किरण वो समय दूर है। मुझे लगता है पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान आने वाले समय में जल्दी से जल्दी भारत का हिस्सा बनेगा। भारत को तो इशारा करने की जरूरत है, ये आवाज तो वहीं से आ रही है। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है, अपने अवाम को बताना। अब बात आती है थोड़ा सा यहाँ पर क्या हाँ जी बिल्कुल यही मैं, तालिबान क्या मुश्किलें क्रिएट नहीं करेगा भारत के लिए? देखो तालिबान जो टीटीपी है वो भी ये बात को मानता है कि ये पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान उनका हिस्सा नहीं है, और वो इस बात को मुझे लगता नहीं कि वहां हमें प्रॉब्लम होगी, हम उसको रिजोल्व। देखो किसी समय किसी ने क्या बोला था कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान आ गई है तो भारत के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, और तालिबान के और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, इनको स्ट्रेटेजिक मदद मिलेगी। उसी समय भारत ने बोला था कि 6 महीने देखें आप, इनके बीच में फोर्ट लाइन्स है, जबकि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होंगे क्योंकि हम बॉर्डर नहीं शेयर करते। हम तो चाहते हैं अफगानिस्तान भी इंप्रूव करे। तो आज हुआ क्या है, आज भारत के रिलेशन अफगानिस्तान से बहुत अच्छे हैं। हमने $3 बिलियन उस पर इन्वेस्ट किया है। हम वहां पर जो प्रोजेक्ट रह गए थे उनको बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान को बोला गया पाकिस्तान ने कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका जो ट्रेड रूट है, जो कि क्योंकि वो लैंडलॉक है, वो कराची के पोर्ट में आते हैं, आपका सामान नहीं भेजेंगे। भारत ने ईरान में चाबार पोर्ट बना दिया, वहां से सड़क बना दी काबुल तक, और भारत कहता है कि हम आपको जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की, आप ईरान से अपना सामान ले जाएं, चाबार पोर्ट में अपना ले जाएं, और सेंट्रल एशियन स्टेट। तो अब की तारीख में आज हमारे पास वर्केबल रिलेशनशिप है तालिबान से, और हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि भारत की स्टेटेड पॉलिसी है कि अगर इस तरीके से किसी के देश को पकड़ा जाता है हम नहीं करेंगे, और वो किसी वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया एक्सेप्ट 2-3 कंट्री के। मगर सच्चाई यह है, अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें किरण, जिस प्रकार से चर्निंग इफेक्ट हो रहा है और जिस प्रकार से पाकिस्तान में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, जहां पर इसके 4 टुकड़े भी हो सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलूचिस्तान अलग, और सिंध अलग, और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल जाएं, ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी होगी है। अब ऐसा लगता है इसको होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इससे आवाज वहीं से आ रही है। भारत को तो इशारा करने की जरूरत है,
मगर ये भी मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, भारत के पास हर जो है तैयारी की हुई है। अगर गवर्नमेंट कभी भी हुक्म देगी वक्त भारत 3 की, महीने का। तो वो भी हम जो भारत की फौज हर चीज के लिए सक्षम है, ये भी जी। बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए मगर भारत किसी पे हमला नहीं करता, ये हरदम हमने प्रूव किया। एक चीज किरण हमें बताने की है कि जब बात करते हैं चीन की, चीन जो है आपको आके डेथ ट्रैप में डालता है। वो श्रीलंका में गया, उसने हमनटोटा पोर्ट ले लिया 99 ईयर। जब श्रीलंका की प्रॉब्लम थी, जब वो डिफॉल्ट कर रहा था, तो चीन ने बोला आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें तो हम आपको पैसा देंगे, मगर वो ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया। उस समय भारत आया, $4 बिलियन उसको दिया। आज श्रीलंका रिवाइवल मोड पे है, धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी पटरी पे आ गई। आप देखें अब श्रीलंका को असली पता लगा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और मुझे लग रहा है, बिल्कुल मुझे लग रहा है मेजर जनरल दत्ता जी, मेजर जनरल दत्ता जी, यही बात पाकिस्तान को भी समझने की जरूरत है। यही बात पाकिस्तान को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि चाइना की इतनी ज्यादा पाकिस्तान ने हेल्प कर दी सिर्फ भारत को डुबोने के लिए, ताकि बांग्लादेश में भी देखिए किस तरह की स्थिति जो है पाकिस्तान ने जो है पैदा कर दी कि वहां पर भी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। और ऐसे में देखिए बांग्लादेश आज के वक्त में वहां की आवाम भी कह रही होगी कि हमने गलती कर दी बहुत बड़ी। आज की आर्थिक स्थिति में ना पाकिस्तान हमारे साथ, ना चाइना हमारे साथ, और ठीक से हमारी जिंदगी चल रही थी। और ऐसे में देखिए हमने शेख हसीना को हटा करके क्या कुछ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास, लेकिन पाकिस्तान क्या सबक सीखेगा? अभी तक अगर मैं कहूं टीटीपी की तरफ से जो धमकी भरा ये बात सामने आई है कि अब हम आर्थिक तौर पर जो है कमजोर करेंगे, अभी तक शहबाज शरीफ से लेकर के पाकिस्तानी सेना किन्हीं की तरफ से कोई बयान इसको लेकर के आया नहीं, पलटवार आया नहीं है। कैसे देखेंगे इसे? दोनों चीज का जवाब चाहेंगे। देखिए, ऐसा कि पाकिस्तान क्या जवाब देगा इसका? पाकिस्तान की फौज को जवाब देने का उनके पास कोई मुंह ही नहीं है। उनको खुद पता कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर खुद बैठ के पाकिस्तान को लूट रहे थे, अभी टीटीपी ने उनको बिल्कुल उसको एक्सपोज किया है। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, इनसे ज्यादा बड़ा मूर्ख तो कोई देश हो ही नहीं सकता। इनके जो स्टूडेंट लीडर है, पता नहीं क्या इनका दिमाग है, लेकिन जो भी हुआ है बांग्लादेश के अंदर, वो वहां की अवाम ने नहीं किया। वो एक इंजीनियर्ड एक कू था, जो हम सब जानते हैं। हम जो डीप स्टेट की बात करते हैं, ये उनका इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने पाकिस्तान को और इनके जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनके माध्यम से पैसा खिला के इन्होंने खेल करवाया। अभी बांग्लादेश के जो बुद्धिजीवी हैं वो भी कोसते होंगे कि ये इन्होंने क्या कर दिया। एक अच्छा बड़ा मुल्क जिसकी इकोनॉमी एक अच्छी पटरी में चल पड़ी थी, और वो एक राइजिंग इकोनॉमी था, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छे दर्जे में पहुंच गए थे वो, उनको खींच के अभी दोबारा वो गटर में ले गए। और ये भूखा नंगा पाकिस्तान उस बांग्लादेश के साथ क्या करेगा जो एक अच्छी तरक्की में था? उनको अपने साथ घसीट के गर्क कर देगा, नाले में ले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की अवाम, बांग्लादेश की अवाम को सोचना पड़ेगा कि देश के हित में क्या है। और हमेशा जो अवाम है, जब उसको समझ आ जाती है बात, तो अपने आप गवर्नमेंट के तख्ते पलट हो जाते हैं, और कोई फौजी भी काबिज नहीं रह सकता। क्योंकि जब मास अपराइजिंग हो जाता है, तो फौज और फौजी गोली नहीं चलाएंगे उनके ऊपर, क्योंकि वो भी कहां से आते हैं? उसी अवाम का हिस्सा है ना वो। हर एक फौजी की फैमिली भी